हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सन 2020 के सभी सेट साथ के साथों कर लिए हैं। सन 2019 के सेट चल रहे हैं। सन 2019 का आज तीसरा सेट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो खंडखा रसायन विज्ञान हम देखते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो बेटा अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। ये वाला विकल्प गलत है, ये वाला होगा 7 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो बेटा 2 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो यहाँ अम्लीय हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं बेटा, 2 हैं। समझ में आया, तो यहाँ 2 आंसर हो जाएगा। तो यूरेनियम है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है यूरेनियम। ओके, अगले बढ़ते हैं, निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो बेटा संरचनात्मक सूत्र देखो बहुत सरल है इनके संरचनात्मक सूत्र बनाना। देखो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3। और बेटा देखो 1 2 3, तो दूसरे नंबर पर क्या लगा दो, ऑल। ठीक है, यहाँ लिख दो CH3, यहाँ लिख दो CH3, यहाँ लगा दो H। ये हो गया प्रोपेनॉल 2 का, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये भी सही बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड बनाओ सबसे पहले। तो बेटा COOH ग्रुप लगेगा ओइक एसिड में। ठीक है, तो मेथ एथ और प्रोप। ठीक है, तो यहाँ बेटा लिखेंगे CH2 और यहाँ लिखेंगे CH3। तो ठीक है, यहाँ लगा दो बेटा OH, ये 2 मत लगाओ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा OH, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया, 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे नंबर पे आ गया बेटा 2 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये भी सही बना हुआ है बिल्कुल। ओके, चलो अगले देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है, कैलामिन से जिंक का निर्माण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। बेटा कैलामिन का मतलब होता है जिंक कार्बोनेट। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का मतलब होता है कैलामिन। ठीक है, तो कैलामिन से जिंक का निष्कर्षण हम निस्तापन विधि द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और जिंक ऑक्साइड का अपचयन से हम जिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा देखो ये रहा कैलामिन या जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट का हम क्या कर रहे हैं, निस्तापन कर रहे हैं, तो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब बेटा ये रहा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का कार्बन साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये होता है, ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से जिंक प्राप्त होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो बेटा इस प्रकार हम जिंक को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध को भी समझाइए। तो बेटा देखो आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये है बेटा अपना आधुनिक नियम। ठीक है, विकर्ण संबंध देख लीजिए। विकर्ण संबंध क्या होता है, जब वर्ग संख्या 2 और वर्ग संख्या के 3 रखे होते हैं, उनके आपस में जो विकर्ण समानता रखते हैं वो कहलाते हैं विकर्ण संबंध। ठीक है, तो हम देखते हैं विकर्ण में क्या समानता है। देखो बेटा लिथियम और मैग्नीशियम धातु हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या हैं, दोनों धातुएं हैं। जब हम लिथियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो अब हमें लिथियम ऑक्साइड बनता है, और जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम आपस में गुणों में समानता प्रकट करते हैं। समझ में आई बात। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बेटा देखो एक तरीका तो यह है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और इसको CO2 गैस में प्रवाहित करते हैं वाटर की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 लगा लेना तो रिएक्शन संतुलित हो जाएगी, तो हमें प्राप्त होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं बेटा। दूसरे तरीके में क्या है कि हम लोग अमोनिया लेते हैं, और अमोनिया बेटा ये रहा अमोनिया और CO2 गैस और सोडियम क्लोराइड की ठंडे स्थान पर क्रिया कराते हैं वाटर की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं क्रियात्मक समूह क्या होता है। वह कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह होता है किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो
उस कार्बनिक यौगिक के गुणों के बारे में जानकारी देता है या बताता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वैसे गुणों की जगह ना यहाँ रासायनिक गुण लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिख दें बेटा, रासायनिक गुणों के बारे में बताता है, रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी देता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा, देखो जैसे CH3OH लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें कैसे पता लगा कि ये अल्कोहल है, बताओ कैसे पता लगा अल्कोहल? हमें OH ग्रुप ही तो बताता है ये अल्कोहल है ना, हमने यहाँ OH ग्रुप लगाए थे तो मतलब अल्कोहल है, तो ये OH ग्रुप लगे होने के कारण ये अल्कोहल कहलाता है, अर्थात ये हमारे लिए इस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों की जानकारी दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया बेटा आप लोगों के? तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर लिखा है कॉपर के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो कॉपर का एक अयस्क होता है कॉपर ग्लांस, और कॉपर ग्लांस का सूत्र होता है Cu2S। लिखा है निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले सजातीय श्रेणी पर। सजातीय श्रेणी क्या होती है? जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। और हर वीडियो में बेटा आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेना, 100% पेपर में आएगी। कार्बन की चतुस्संयोजकता क्या होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसी कारण कार्बन 4 परमाणु को अपने साथ रखने की क्षमता रखता है। कार्बन की इस गुण को हम चतुस्संयोजकता कहते हैं। साबुनीकरण क्या होता है बेटा? जब वसा या तेल की क्रिया KOH या NaOH से कराते हैं तब बनने वाले उत्पाद को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। इस घटना को साबुनीकरण कहते हैं। बेटा ये वसा का फॉर्मूला है, देखो वसा या तेल का फॉर्मूला है, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? NaOH से करा रहे हैं, तो हमें प्राप्त होता है बेटा यहाँ 3 लगा लेना, ठीक है। यहाँ 3 साबुन के अणु प्राप्त होते हैं। ये क्या है? 3 साबुन के अणु प्राप्त होते हैं बेटा, और हमारे लिए ये ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। समझ में आई बात? अब देखते हैं क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? मीथेन का दहन कराया जाता है। तो बेटा जब मीथेन का दहन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है। तो बेटा ये एसिटिक अम्ल हो गया, एथिल अल्कोहल की क्रिया करा रहे हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो बेटा एथेनोइक एसिड ये हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। तो ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, बहुत ही सरल है ये, ठीक है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है? बेटा एथेनॉल है सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको जब हीटेड किया जाता है तो जल के अणु निकल जाते हैं, प्राप्त होता है हमारे लिए एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमने ये पूरा अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लिया है। और वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए बेटा, ठीक है। और सबको बता दीजिए इस चैनल पर आपको अनसॉल्व पेपर कराया जा रहा है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।